माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। मैं हूं पुतुल कुमारी और मैं आज आप लोगों को इग्नू 181 पर्यावरण अध्ययन की बुक की चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूं। ठीक है, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। हम लोगों ने पहले ही पार्ट 1 बनाया है, तो जो भी पार्ट 2 देख रहे हैं वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अनवीकरणीय थल संसाधन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने नवीकरणीय थल संसाधन के बारे में पढ़ चुका है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं इस वीडियो के स्टार्ट करती हूँ, और जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है, सूर्य ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा। ये सब क्या है ना कि पृथ्वी में जब तक सूर्य है, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक ये तीनों चीज़ यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। तो ये ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये ऊर्जा को हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अनवीकरणीय अगर हम बोले तो जिसमें भूमि हो गई, जल हो गई, खनिज, महासागरीय संसाधन हो गए, जो कि कुछ टाइम के बाद हमें नहीं मिलती है, कुछ समय के बाद। ठीक है, जैसे कि अगर हम अनवीकरणीय संसाधन बोले तो अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, ये सब को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जिसके अगर हम बात करते हैं तो ये संसाधन हमें बहुत ही सालों करोड़ों बाद मिलते हैं, तो इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसमें एक आता है भूमि संसाधन। ठीक है, भूमि संसाधन को भी अगर बारे में हम पढ़ना चाहते हैं या जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भूमि संसाधन जैसे कि अभी मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे भूमि की बहुत ज़्यादा क्षति भी हो रही है। ठीक है, पेड़ पौधे को आदमी काट करके, जमीन मृदा को काट करके आदमी वहाँ पे घर बना ले रहे हैं, जिससे मृदा हरण भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम भूमि की बात करते हैं तो भूमि जो है वो हमारे लिए मौलिक संसाधन है, जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा है, क्योंकि जितने भी जैव मंडल है सभी को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए भूमि की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सभी स्थलीय पादप और जंतु के लिए जीवन स्थल पर्यावरण है। भूमि की जीवन और मनुष्य तथा जंतु के विभिन्न क्रियाकलापों को सहारा देने की क्षमता, जैविक उत्पादकता एवं मृदा और चट्टान दोनों की भर वहन करने की क्षमता रखती है। जैसा कि भूमि जनसंख्या की वृद्धि के कारण दबाव 1901 में टोटल जनसंख्या कितना था, 23.8 करोड़ थी, जबकि अभी 120 करोड़ से भी अधिक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भूमि की क्षरण होती है, तो इसे हम भूमि संसाधन कहते हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें घर बनाए हुए हैं। अब है मृदीय संसाधन। तो मृदीय संसाधन क्या होता है? मृदीय संसाधन जो होता है वो भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या पेड़ पौधे को विदाउट मिट्टी का लगाते हैं? नहीं, मृदीय से लगाते हैं। मिट्टी देते तो ही ना हम पेड़ पौधे लगाते, वो हमें फल देते हैं, भोजन या चारा या प्रदान करती है, या जीवन के लिए अनिवार्य जल भंडार को भी करती है। या कहीं कहीं आप देखते हैं ना कि जंगल के बीचों बीच में पानी मिलती है, यानी कि वो मिट्टी जो है वही पानी को वहाँ संग्रह करके रखी है, जिसे हम मृदीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, मृदीय में हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बनिक मिलते हैं, उर्वरक मिलते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे को वो और इजली से बढ़ा सकती है, ग्रोथ करवा सकती है। ठीक है, जिसे मृदीय संसाधन कहते हैं। मृदीय संसाधन जो होते हैं वो मृदीय जो होते हैं भारत के उपमहाद्वीप में निम्नलिखित प्रकार की मृदीय पाई जाती है। अगर हम पहले की बात करें, क्लास 10th में भी हम लोगों ने जब पढ़ा था, 10th 11th 12th में भी, तो वहाँ भी बताया गया कि मृदीय जो है वहाँ पे भी तीन प्रकार के पढ़ाया गया, लाल मृदीय, काली मृदीय, ठीक है, जलोढ़ मृदीय, खादर मृदीय, ये सब के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि मृदीय जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो पहला गहरी लाल मृदीय कहाँ मिलती है? तो पठार और पूर्वी बिहार में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, आंध्र प्रदेश में के निचली भूमि क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वर्षा 100 से 300 सेंटीमीटर और तापमान 22 सेंटीमीटर से भी ऊपर रहता है। ऐसी मृदियाओं में वर्षा वन और घास के मैदान उगते हैं, और ये आलू, केला, अनानास, रबर उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दूसरा जो है पश्चिमी मध्य भारत के दक्कन और मालवा पठारों में पाई जाती है। इस मृत्तिका का आवरण होता है और ये मिश्रित घास मैदान दोनों को सहारा देती है। इसमें गन्ने, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, चावल की खेती बहुत अच्छे से की जाती है। उसके बाद है पश्चिमी भारत। ठीक है, पश्चिमी भारत में जो मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा मिलती है वो कार्बनिक तत्वों की कमी होती है, इस वजह से यहाँ पे पानी संग्रह अच्छे से किया जा सकता है, जल प्रदान अच्छे से किया जा सकता है। एक अन्य प्रकार की मृदा हिंद गंगा और मैदानों में बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गुजरात के डेल्टा में नदी मुख्य क्षेत्र में भाग में बनाती है। इस मृदा का पहचान दोमट गठन और शुष्क संयोजन और विभिन्न स्थानों पर मोटाई में विभिन्नता से होती है। और ये मृदा जो होती है ना वो अत्यधिक ही सभी प्रकार की फसलों को इसमें उगाया जा सकता है।
उसके बाद है वह मृदिया जो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के निचले, ठीक है, आर्द्रा भूमि में जो मिलती है, दलदली भूमि में, वो केरल में नदी घाटियों का भाग बनाती है, ठीक है। और ये समृद्ध कार्बनिक तत्वों से भरा रहता है, और ये जैसे अपघटित खेत, गोबर और पादप जो सामग्री होती है उससे कई अधिक अत्यधिक उर्वरक होती है, क्षमता होती है इसमें फसल को उगाने की, ठीक है। पर्वतीय हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदिया जो होती है उसे धूसर से हल्के पीले रंग की होती है, और ये उर्वरक उर्वरक की कमी होती है, और इसमें बांस तथा शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ का और देवदार इसमें उगते हैं, ठीक है। अब है मृदिया का निर्माण। हम लोगों ने तो जान लिया कि मृदिया कितने प्रकार के होते हैं, मृदिया कहते किसको, लेकिन ये बनते कैसे हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, अब हम इस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि मृदिया मृदिया का निर्माण की जो प्रक्रिया सम्मिलित होती है, इन उनमें से विषय में निम्नलिखित शीर्षक में पढ़ा जा सकता है। जैसे चट्टान का क्षरण, ठीक है। मृदिया के निर्माण में सम्मिलित प्रक्रियाएं एवं मध्य क्रमिक और सतत है। वे सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं जिनमें द्वारा जनक सेल चट्टान का उपघटन होता है सामूहिक रूप से क्षरण कहलाती है। इनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रमक सम्मिलित है। अगर हम बोले चट्टानों का क्षरण यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये चट्टान जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि मट्टी जो उसके अपघटन जो होता है वो सामूहिक रूप से क्या होता है, क्षरण हो जाती है, जैसे क्षरण कहलाती है। तो उसी से चट्टान ही से हमारा मृदिया का निर्माण होता है। दूसरा होता है भौतिक क्षरण, ठीक है। भौतिक क्षरण क्या होता है इसके बारे में अब हम जानते हैं। चट्टानों पर कार्य करने वाली यांत्रिक बल, जो चट्टानों पर यांत्रिक बल काम करती है उसे क्षरण करते हैं, या तापमान में उतार चढ़ाव या चट्टान की सतह विस्तार और संकुचन होता है जिससे दरारें और संधे बनते हैं, ठीक है। या ठंडे मौसम में पत्थर की दरारों में उपस्थित जल जम जाता है और बर्फ के बनने से इसका इसका सब विस्तार हो जाता है। विस्तार के बल से चट्टान टूट जाती है। टूटी चट्टानों के अंश ढलानों से लुढ़कते हुए नीचे आते हैं और पुनः छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अवलोकिवृष्टि, वर्षा और तेजी से बहती नदियां भौतिक क्षरण के प्रमुख कर्मक हैं, और विशेष जल में ये बालू कण को लाते हैं जो घर्षण के कारण चट्टानों की सतह के आकर्षण करती है। और विंध्याचल पर्वत के वनों में सामान्य रूप से देखा जाता है कि वृक्षों की जड़ अक्सर पत्थरों की दरार के बोध बेध देती है, और समय के साथ जड़ों की अरिविद्युत चट्टान अब विघट हो जाती है। अगर हम बात करें कि चट्टान जो कार्य करती है, ठीक है, यांत्रिक बल के कारण वो तापमान का उतार चढ़ाव होता है जिससे चट्टान फट जाती है। वो क्या होती है, वो दरारें जो होती है वो संध हो जाती है, और वो ठंडे के मौसम में पत्थर का दरार जो होती है उपस्थित जल में जमा हो जाती है, और वही बर्फ के चट्टान जो होते हैं, ठीक है, उसमें विस्तार हो जाता है। ये चट्टानें टूट जाती है धीरे धीरे, ये लुढ़क कर या कैसे भी करके हवा से भी ये क्या होती है कि नीचे की ओर आती है, और नीचे की ओर आने के बाद ये क्या करती है, पेड़ पौधे में आ जाती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो पत्थर चट्टान कमजोर हो जाता है, वो मिट्टी में परिवर्तित होना स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक क्षरण, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी बनती है। दूसरा हम पढ़ेंगे रासायनिक क्षरण। रासायनिक क्षरण मतलब चट्टान विघटित होते हैं और उसमें रासायनिक परिवर्तन से भी गुजर सकती है, जैसे जल चट्टान पदार्थों में एक से अधिक घटकों को घुलने के अथवा अगर हम बात करते हैं रासायनिक क्षरण जैसे चट्टान जो होते हैं वो विघटित होते हैं, ठीक है, और वो रासायनिक परिवर्तन से भी गुजर सकते हैं। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल से भी हम पत्थर या ये सब चीज़ को गला सकते, और गर्म तापमान ये रासायनिक क्षरण को बढ़ाया देते हैं। जैसे गर्म तापमान जो होगा तो पत्थर क्या होगा, वो और ज़्यादा आपका क्षरण करने का बढ़ाया जाता है। रासायनिक क्षरण में एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया जल अपघटन है, जिसमें H+ और OH आयनों का विलय हो जाता है, और विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक अम्ल की उपस्थिति में सिलिकेटो जैसे ऑर्थोक्लोज पर क्रिया करके सिलिकेट मृत्तिकाएं बनाते हैं। और ऑक्सीकरण और अपघटन की अभिक्रियाओं तथा कार्बनीकरण रासायनिक क्षरण के अन्य महत्वपूर्ण साधन हैं। खनिजीकरण और ह्यूमिसीकरण, ठीक है, ह्यूमिसीकरण क्या होता है, अब हम बात करते हैं खनिजी। भौतिक क्षरण के फलस्वरूप चट्टान के जो छोटे छोटे कण टूट जाती है, लेकिन वे वास्तविक में मृदिया नहीं होती है, और पादप जो अकेले इसे विघटित चट्टान पदार्थ से भली प्रकार नहीं दग सकते हैं। यद्यपि क्षरण से निर्मित सामग्री में आगे परिवर्तन होते हैं, या जिनके विषय आप इस अनुभाग में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि देखा होगा कि क्षरण के काल में अधिकतर भौतिक और रासायनिक कारक सम्मिलित होते हैं। मृदिया के आगे विकास के लिए यानी खनिजीकरण और ह्यूमिसीकरण के लिए मुख्य रूप से जैविक क्रमक भी सम्मिलित होते हैं। फिर है मृदिया निर्माण की आरंभिक अवस्था में मृदिया के कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक नहीं होते हैं, क्योंकि वनस्पति और मृदिया जंतु जात बहुत विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मृदिया जो तो उनको तुरंत आरंभिक निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल्दी मृदिया जंतुवाद बहुत विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसी मृदियाओं में शैवाल, लाइकेन, मांस और अन्य छोटे प्रकार के पादप उगते हैं, और उन्हें अपनी मृत्यु तथा अपेक्ष के
कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। समय के साथ विभिन्न प्रकार के पादप जंतु और सूक्ष्म जीव ऐसी मृदाओं में निवाह बना लेते हैं। यह भी मृदा के में अपशिष्ट और मृत अवशेष द्वारा कार्बनिक तत्व प्रदान करते हैं। ये कार्बनिक डेब्रिस, कचरा और अपेक्षाकृत सरल रूप से विघटित हो जाते हैं। ये विघटित प्रक्रिया अपघटन भी कहलाते हैं और सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक द्वारा ये कार्बनिक पदार्थ यौगिक व प्रोटीन, वसा, लिग्निन, मोमोज, रेजिन से उत्पन्न विघटित कर देते हैं। अगर हम बात करें कि मृदा से अगर मृदा जो बनती है, जैसे सड़े गले जो भी हमारे पास खनिज होता है, ठीक है, जैसे कि आपने सब्जी बनाया तो सब्जी के जो छिलके होते हैं, या फिर प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो पूरा नहीं गलती है, ठीक है, लेकिन पेपर ये सब हो गया, पेड़ पौधे के कचरे हो गए, तो ये सब क्या होता है ना कि इसमें बहुत सारे आपके विघटित होते हैं, ह्यूम्स कहलाता है, ठीक है, जो अवशेष में अपूर्ण रूप से विघटित कार्बनिक तत्वों को खनिजीकरण के बाद बचता है, तो वो बच जाता है ह्यूम्स, जिसे ह्यूम्स कहते हैं। और इसी तरह से मिट्टी बनता है, वो धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। आप भी अपने घर में, हम लोग कचरा ये सबको क्यों बोला जाता है गड्ढा करके डाले, क्योंकि वो कचरे में परिवर्तित हो जाती है, सॉरी, मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिट्टी बनती है। अब हम पढ़ेंगे कृषि एक अतिचराई के कारण हुए परिवर्तन। कृषि यानी कि कृषि जब होता है और उसमें बहुत सारे जानवरों को चढ़ाया भी जाता है, पशु भी को चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा उसकी कृषि पशुचारी क्रिया द्वारा होने वाली पर्यावरण परिवर्तनों को आसानी से दो प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है पारंपरिक खेती के द्वारा हुए परिवर्तन, दूसरा है आधुनिक कृषि के कारण हुए परिवर्तन। पारंपरिक कृषि और विशेषताओं में भूमि के विरूपण, वनोरोपण के साथ मृदा संरचना का हानि तथा अपरदन और मृदा पोषक की कमी आती है। अति चराई यानी कि ओवर ग्रेजिंग में भी अधिकतम पशुओं को उत्पादन के लिए भूमि संसाधन का दोहन और सउद उत्पाद होती है। अगर हम बात करते हैं मनुष्य द्वारा, देखिए पशुचार जो क्रिया होती है उसके कारण पर्यावरण को भी बहुत सारे आसानी से दो प्रकार विभाजित किया जाता है। पहला होता है पारंपरिक खेती द्वारा हुए परिवर्तन, दूसरा होता है आधुनिक कृषि द्वारा हुए परिवर्तन, ठीक है। पारंपरिक कृषि में जो भूमि की विरूपण होती है, यानी कि विरूपण के साथ मृदा संरचना जो होती है उसमें हानि होती है और अपरदन की होती है, और अति चराई के कारण भी पशु जो होते हैं वो जमीन को बहुत ज़्यादा दोहन कर देते हैं। अब है पर्यावरण पर पारंपरिक कृषि के विदारी प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इसमें सब सारे सिर्फ आधुनिक कृषि के तर्कों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए अत्यधिक सिंचाई से लवणीकरण और जलवापन दोनों समस्या होती है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे कृषि जब होती है, अगर आप अधिक ज़्यादा वहाँ पे चढ़ाया जाता है पशु या फिर अधिक ज़्यादा हम सिंचाई करते हैं तो पर्यावरण में क्या होता है, लवणीकरण प्राप्त हो जाता है और जलवापन हो जाता है, उसमें समस्या हो, जिससे भूस्तर जो होता है वो बढ़ने के साथ साथ भूजल संसाधन को न्यूनतम होता है। इस प्रकार रासायनिक उर्वरक को मिलाने से मृदा सूक्ष्म की कमी हो जाती है और जलगानों में सुशोभन यानी कि इट्रोफिकेशंस हो जाता है और बच्चों को नाइट्रोसीनिया हो जाता है। पादप सुरक्षा रसायनों का उपयोग खाद्य उत्पादन का विस्तार कर देता है और कभी कभी अलक्षित हितैषी जीवों को भी मार देता है। इसी प्रकार उच्च उत्पादक किस्मों का उपयोग कृषि के बाजार अभिमुख बना देते हैं और ये लेखित का बढ़ावा देता है, जिसमें महामारियां फैला रही है और आनुवांशिक विविधता में कमी आती है। अब है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकरण होता क्या। भूमि निम्नीकरण भूमि गुणवत्ता में कमी होना, ठीक है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। सामान्य रूप से मृदा में उत्पादन करने, जैसे हम लोग वहाँ पे कृषि अति चराई के कारण क्या होता है ना कि वहाँ पे पानी का स्तर जो तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा आपको, वो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने लग जाता है, तो वो होता है। लेकिन यहाँ भूमि निम्नीकरण में जहाँ पे भूमि की गुणवत्ता में कमी हो जाए, ठीक है, सामान्य रूप से मृदा उत्पादन में गुणवत्ता में मात्रा में सेवा वस्तुओं में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है। मानवीय क्रिया जिनके कारण भूमि निम्नीकरण होता है, जैसे वनोरोपण खेती, नदियों पर बांध बनाना, औद्योगिकरण, खनन, विकास कार्य जैसे मानव बस्ती, सड़कों, राजमार्गों और परिवहन तथा संचारों के संजाल का निर्माण इत्यादि सम्मिलित है, जिससे भूमि निम्नीकरण होती है। अगर प्राकृतिक आपदाएं जैसा कि सूखा, बाढ़, भूस्खलन तथा भूकंप की भूमि निम्नीकरण करते हैं। भूमि उपयोग में सदियों से मानव समुदाय के हुए विकास से परिवर्तन हुआ है। यद्यपि औद्योगिकरण से पहले के युग में प्रकृति की पुनर्वर्धित क्षमता, रिस्टोरेटिव कैपेसिटी, ठीक है, रिस्टोरेटिव कैपेसिटी जो होते हैं इनमें परिवर्तन को संभाल लेती थी। वर्तमान समय में भूमि के अति दोहन और मृदा निम्नीकरण चिंताजनक अनुपात बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन तथा भूकंप जो
होती थी वो भूमि निम्नीकरण करते थे। लेकिन भूमि उपयोग में जो सदियों से मानव समुदाय में विकसित हुआ परिवर्तन, ये औद्योगिकीकरण और पहले के युग की प्रकृतियाँ जो इसकी जो नहीं होती थी उससे भूमि निम्नीकरण बच जाती थी। लेकिन अभी जो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि 58 करोड़ हेक्टेयर जो है यहाँ वनोरोपण हुआ है, जिसमें भूमि निम्नीकरण का कारण है पहला वो वनोरोपण। जैसे खेती को शहरी उपयोग के लिए वन की विशाल परिक्षेत्र क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पेड़ काटकर साफ कर दिया गया, और 20 हेक्टेयर से भी अधिक उष्णकटिबंधीय वन 1975 से 1990 के काल में मुख्य रूप से खाद्य उत्पादन में नष्ट कर दिया गया, जिससे भूमि निम्नीकरण हुआ। 68 करोड़ हेक्टेयर जो है अति चराई, विश्व में लगभग 20% चारगाह और मैदानी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि वर्तमान में अफ्रीका और एशिया में सबसे गंभीर हानि हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 13.7 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, जिसमें जलावन का उपभोग हुआ है, जिसमें कि करोड़ घन मीटर जलावन की लकड़ी का वन और बागान में प्रतिवर्ष काटा जाता है, जिसमें कि लकड़ी जलाने के लिए चाहिए वो लोग जंगल से काट के ले जाते हैं। 55 करोड़ हेक्टेयर जो वो कृषि क्रू प्रबंध, ठीक है, जिसमें कि जल अप्रदन के कारण मृदा की हानि का अवलोकन 2500 करोड़ टन वार्षिका का है। मृदा लवणीकरण, जल पलावन, रासायनिक निम्नीकरण और मरुस्थलीय विश्व स्तर पर है, जिसमें 4 करोड़ हेक्टेयर की भूमि प्रभावित हुई। फिर है 1.95 करोड़ हेक्टेयर जिसमें औद्योगिक और शहरीकरण है, शहरी वृद्धि, सड़क निर्माण, खनन और कि जंगल के बीचों बीच काट के सड़क बना दिए गया भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण, और ये बहुमूल्य कृषि को अक्सर नष्ट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं भूमि और मृदा, ठीक है। पर्यावरण के निम्नीकरण से ना सिर्फ भूजल स्तर में कमी आई है, देखिए अगर पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है तो इससे सिर्फ पानी के ही स्तर में कमी नहीं आई है, बल्कि इसमें भूमि निम्नीकरण, मृदा प्रदन, मरुस्थलीकरण में भी हुआ है। जैसा कि हम लोग ने सारणी 4.4 में भूमि उपयोग के विश्वव्यापी आंकड़े दिए हैं। देखिए सिर्फ लगभग 10% विश्व का भूक्षय से फसल के लिए जुताई का योग है, अथवा स्थायी रूप से फसल जैसे फल, बाग, बगान अथवा अंगूर तालाबों के अंतर्गत है। शेष क्षेत्र खेती के लिए बहुत गहरा और बहुत ठंडा और बहुत गर्म, आर्द्रता और बहुत शुष्क भी है, ठीक है। जिसमें भूमि उपयोग, पहला कुल क्षेत्र जो है भूमि उपयोग के लिए और विश्व क्षेत्र जो है वो 1000 हेक्टेयर में 1972 एंड 1987 में देखना है, तो ये सारणी को आप देख सकते हैं। ऐसे ये सारणी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगी। हम लोगों ने उसके बाद देखेंगे, ठीक है, कि भारत में 30 से 50% के बीच निजी और सार्वजनिक भूमि का आकलन पारिस्थितिक रूप से विभिन्न स्तरों में निम्नीकृत के रूप में किया गया, और इसके समान ये वेस्टलैंड बंजर भूमि कहा जाता है। यानी कि ऐसी भूमि की पारिस्थितिकी का निम्नीकरण अति देहांत और स्पष्ट प्रबंध या अनुपस्थित कारण अपनी क्षमता सजीव मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते, उसे बंजर भूमि का मतलब होता है जिसे वेस्टलैंड कहते हैं। इसका विकास अनेक मृदा और जल प्रबंध तरीकों से अपनाना या उपयुक्त प्रजातियों को उगाना और उनका संरक्षण के हितों में साझा करना सम्मिलित है। वर्तमान में अगर बंजर भूमि जो होती है जिसमें कि हम खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो खेती के लायक नहीं होती, वो पूरा सूख जाती है, जिसको चढ़ा के ठीक है जाता है, उसे हमें बनाने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं कि हम उसमें पानी डालें, फिर उस मिट्टी को पूरा काटे, उसके बाद उसमें पूरा पशु चढ़ाए, फिर उसके बाद उस मिट्टी को बजाया जाता है। तो इसमें क्या है कि वर्तमान में समेकित वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि का विकास परियोजना IWPD योजना है, प्रौद्योगिक विकास विस्तार और परीक्षण योजना हुआ, फिर NGO का संगठन हुआ जिसमें स्वयं संस्था और सहायक अनुवादन हुआ, निवेश प्रोत्साहन योजना IPS एंड बंजर भूमि वेस्टलैंड विकास कार्यक्रम को स्टार्ट हुआ। वेस्टमंडल एंड बंजरी भूमि विकास प्रोत्साहन SPW ने अपनी एक प्रमुख गति के रूप में राजस्थान में चारगाह विकास किया। कहाँ? तो राजस्थान में चारगाह गांव में मवेशियों की चराई और आवंटित सार्वजनिक भूमि होती है। शुष्क भूमि क्षेत्र में जैसे राजस्थान में सार्वजनिक भूमि की भूमिकाएं मवेशी जनसंख्या के रख रखाव के लिए महत्वपूर्ण है। छोटे किसान चारागाहों पर निर्भर करते हैं क्योंकि उनकी निजी भूमि में चारे की उपलब्धता की कमी होती है, और विशेष रूप से उन महीनों में जब बिल्कुल भी चारा उपलब्ध नहीं होती है। अतः चारागाहों का विकास महत्वपूर्ण हो जाता है, और निम्नलिखित अनुभवी सरकार संस्थाओं द्वारा सार्थक स्वैच्छिक प्रयास के जरिए वेस्टलैंड बंजर भूमि में विकास को सफलता प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिए केस स्टडी, हनुमान वन विकास समिति, ये सब कुछ समिति बनाए गए हैं जिससे कि मृदा और मिट्टी को बचाया जा सके, ठीक है, और किस तरह से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। तो इसको ही पढ़ लेते हैं कि मृदा वास्तव में वह सामग्री है जिस पर हम जीते हैं, ये वह सामग्री है जो हम निर्माण कार्य करते हैं, अपशिष्ट उपचारित करते हैं। हाँ, जैसा कि अगर हम बात करें तो मृदा वह प्रक्रिया जिसमें हमें मृदा जो होती है ऊपरी परत जो होती है हट जाती है और पवन अर्थात जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि बारिश होने से कितने सारे मिट्टी बालू हमारे पास
पास बह के आ जाती है, ठीक है। और मिट्टी जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मृदा प्रदूषण जो और लवणता भी होती है, इसमें नमक लवणता यानी मृदा प्रदूषण भी होती है। कभी कभी देखते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे लोग कचरे वगैरह डाल देते हैं, जिससे वो क्या होता है, मृदा प्रदूषण हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं मृदा मृदा होगी तो ही हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। मृदा से मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम तभी फसल उगा सकते हैं और हम जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अब है उर्वरक मृदा प्राप्त करने वाले और बनाए रखने का तरीका। हरा खाद तृण अथवा ऐसी खाद के रूप में कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करना है जिससे पहले ही उच्चतर प्रकीर्णन हो चुका हो। यह मृदा की सजगता का बेहतर बनाता है और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और स्थिर समयोचित गठन को बढ़ाता है। अगर हम बात करें ये मृदा के जो उसमें उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करना चाहिए जो आसानी से गल जाते हैं, ठीक है। उच्चतर कीवन हो उसमें पहले ही ऑलरेडी हो चुका हो। फिर शुष्क और उप शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक अथवा बहुत कम सिंचाई से घुलनशील लवणों में वृद्धि हो जाती है, जिसमें मृदा लवणता तथा क्षारीय हो जाती है और ये पादप वृद्धि के लिए प्रतिकूल होती है। जब मृदा से वाष्पित हो जाता है जब मृदा से वाष्पित हो जाता है तो लवण जैसे कि क्लोराइड, सल्फेट और सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट इसमें संचित हो जाते हैं। क्षारीय मृदा सबसे प्रभावी उपचार जिप्सम का उपयोग करना है। लवणीय मृदाओं में सोडियम निक्षालित करने की सहायता के अच्छा निकासी तंत्र भी प्रदान किया जाना चाहिए। और गंभीर मृदा लवणता वाले क्षेत्र में सर्वाधिक लवण सह प्रजातियां उगाई जा सकती है। तो अगर हमें लवणीय और क्षारीय जो होती है उसमें मृदा में पादप की वृद्धि का प्रतिकूल होती है, तो इसमें हमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट भी का यूज़ करना चाहिए। और इस तरह से हम मृदा का यूज़ करके उसे बचा भी सकते हैं और मृदा जो कि बहुत लंबे समय तक हमें मिलती भी रहेगी। अब है भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन, ठीक है, कि भूमि का कैसे उपयोग करें, इसके लिए योजना क्या क्या बनाई गई और क्या क्या प्रबंध किए गए। भूमि एक समाप्त हो जाने वाला संसाधन है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि जो है एक समाप्त हो जाने वाला संसाधन है, जलवायु परिवर्तन तथा भौतिक प्रक्रमों में अत्यधिक संवेदनशील होती है। भूमि के उपयोग उसकी उपयोगिता और क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसा कि अपने पिछले अनुभाग में पढ़ा है कि भूमि की उपयोगिता और क्षमता का मूल्यांकन उनकी भार वहन करने की क्षमता और उर्वरकता द्वारा ही किया जाते हैं। चूंकि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन और खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, अतः उर्वरक कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों जैसे सड़कों और इमारतों के निर्माण के अतिक्रमण कम होना ही चाहिए। अगर उद्योग के विकास या बांधों के लिए जलाशय का निर्माण खनन, अगर हम बात करते हैं कि भूमि का जो है वो हमारे लिए हम जानते आती है, लेकिन उसके लिए खेती के लिए भी भूमि बहुत ही आवश्यक है, पानी को जमा करने के लिए। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसके लिए उसकी आवश्यकताएं भी इसके लिए बढ़े, तो हमें सोच समझ के इसकी यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद है पहाड़ी क्षेत्रों को जहाँ तक संभव हो सके वनाच्छित रखना चाहिए, क्योंकि वन ईंधन, चारे और इमारती लकड़ी के संसाधन का कार्य करते हैं और पशुपालन के लिए स्थान प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र जहाँ भी संभव हो उसे हमें मतलब कि घेर के रखना चाहिए या बचा के रखना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे सीढ़ीदार खेती भी कर सके और उसे हम बचा पाए ताकि वहाँ पे घर वगैरह भी ना बने, ठीक है। और उसमें हमें ना उसमें वन भूजल ये सबको बढ़ाने की में भी सहायता मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जल प्रवाह होती है, वह जल जो प्रवाह होती है वहाँ बांधा पहुँचाते हैं, जिसमें जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाती है और बाढ़ से भी बचाया जा सकता है। अब है मृदा प्रबंधन को हम कैसे बचाएं। तो जैसा कि हमने पहले कहा है कि मृदा एक बहुमूल्य संसाधन है जिसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए मृदा का उचित प्रबंधन और बेहद आवश्यक है। मृदा के प्रबंधन दो तरीके से होता है, पहला मृदा प्रदूषण को कम करना या रोकना और दूसरा मृदा की उत्पादकता को पुनः प्राप्त करना, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करें। मृदा प्रदूषण को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है घासों, झाड़ियाँ और वृक्षों का उगाना, अर्थात ऐसे निकासी का निर्माण जो मुक्त अनियंत्रित जल प्रवाह को रोक सके। जल के प्रवाह में से पतली नहरें या नालिकाएं बन जाती है और उनमें गहरी संकरी घाटियों का विकास होता है, जिससे बग घाटियां बन जाते हैं। प्रसिद्ध चंबल के दरों में गहन मृदा प्रदूषण के फलस्वरूप बने हैं और ये प्रक्रिया अब तक जारी है। इसे रोके बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण करके नियंत्रित किया जा सकता है, जो बहते पानी के प्रवाह और नालियों के चौड़ा होने को रोकते हैं।
उसके बाद है महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगर हमको मृदा अपरदन को रोकना है तो हमें पहले घास, झाड़ी, वृक्ष ये सब को लगाना होगा, ठीक है। और जो भी है मतलब जो भी निर्माण करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों में पत्थर और चौड़ी दीवारों का निर्माण होता है, जिसमें कि बालुई तटों में पवन को थप्पे और बालू की गति को पवन के साथ वृक्षों और झाड़ियों के अवरोध में लगाकर रोका जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मृदा बीमारी का उपचार। देखिए, विश्राम के बगैर अति उपयोग के कारण मृदा में वांछित पोषक तत्व की कमी हो जाती है, अपनी उर्वरकता खो देती है। सब्जियां के चक्रण जैसे मटर और फली से पोषक की कमी को दूर करने की से सहायता मिलती है। फलीदार फसल जैसे मटर मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति करती है और इस प्रकार उसके बंधन क्षमता और उत्पादकता को भी बढ़ाती है। तो फसल की जड़ों और प्रहो तथा उनके बचे भागों को खेत में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे मृदा अपरदन को भी बचाया जा सकता है। अब है प्रश्न नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि रिक्त स्थानों को उचित शब्द से भरिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बाद में इसको बताऊंगी। तो ये आपका चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। अगर हम सारांश पढ़े एक बार, तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने जल एक नवीकरणीय संसाधन है, जबकि भूमि एक अनवीकरणीय संसाधन है। भौतिक जो वो संसाधन का निम्नीकरण, जैसे भूमि, जल और मनुष्य, मुख्य रूप से मनुष्य के कृषि उद्योग और शहरीकरण के क्षेत्रों में अति दोहन का कारण है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि कृषि के संरक्षण में भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, सिंचाई के जल के संरक्षण, पिकर नाशियों और उर्वरक का उपयोग में कम करने की नवाचारी, ठीक है, नवाचारी पर्यावरण रूप से अनुकूल कृषि के क्रियान्वयन के द्वारा प्रवाहित हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।